वाजपेयी जी के वक्त मदरसा मॉडर्नाइजेशन का स्कीम था। 2017-18 के बाद योगी सरकार आई, उसमें हिंदू टीचर भी हैं जो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाते हैं मदरसा में, उनको तनख्वाह नहीं मिली है। योगी सरकार ने मोदी सरकार को लिखा है उनको तनख्वाह नहीं मिली है, बोलिए तो मैं आपको दे दूं। और मैं बता दूं, वो पिंकी चौधरी एक गुंडा जो मार रहा था बांग्लादेशी के नाम पर, उस पर एनएसए क्यों नहीं लगा? हर दिन उसकी गिरफ्तारी हुई ना साहब, उसकी गिरफ्तारी हुई ना, उत्तर प्रदेश उसकी गिरफ्तारी हुई ना। अरे एनएसए क्यों नहीं लगाए? अरे एनएसए क्यों नहीं लगाया आपने? अब सारा का अब कानून भी आप ही तय करोगे। मुसलमानों का तो घर बुलडोजर से चला देते हैं। राकेश त्रिपाठी, राकेश त्रिपाठी, सिर्फ गिरफ्तारी से बात नहीं बनेगी। अब वो कानून को, उसमें धारा कौन सी लगेगी, ये भी अब एआईएम के प्रवक्ता तय करेंगे। ये भी तय करेंगे कि इसको सजा कितनी मिलनी चाहिए, नहीं, और वो कौन से जेल में रहेगा, और कौन सा जज उसकी सुनवाई करेगा, ये सब सारा कुछ एआईएम तय करेगी अब इस देश। नहीं तो आप मुसलमानों का किस धारा, और तब लगेगा कि नहीं, तभी इनको लगेगा कि जो मुसलमान है वो बराबर का शहरी है, मुसलमान बराबर का नागरिक है, तभी इनको इस बात की तसल्ली हो पाएगी। मारा है अभी राकेश त्रिपाठी और रंजीत जी, देखिए यही संकट है। रंजीत जी, आपने 3 बार सवाल दोहराया, 3 बार आपने ये सवाल दोहराया कि मुसलमान दोयम दर्जे का नागरिक कैसे है। आदिल हसन इसको समझाओ, आदिल हसन इसको बताओ कि मुसलमान दोयम दर्जे का नागरिक कैसे है, किस सरकारी योजना में मुसलमान से भेदभाव हो रहा है। आदिल हसन ने राम रहीम से लेकर के और पिंकी चौधरी तक की तमाम सारी बातें कह डाली, लेकिन मुसलमान दोयम दर्जे का नागरिक कैसे है यह स्थापित नहीं कर पाए। सच बात यह है कि आदिल हसन जैसे ये लोग और इनकी पार्टी पूरी तरह से मुसलमानों को भड़काने का हर संभव प्रयास करती है, और जैसे ही योजनाओं के बारे में पूछ लेंगे ना, पोल खुल जाएगी इनकी। मैं बता रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिले हुए आवास में 27% हिस्सेदारी है, आबादी के अनुपात से ज्यादा मुसलमानों को मिली हुई है। लेकिन अब ये आंकड़ा देख करके आप आंखें मूंद लेते हो। क्या प्रधानमंत्री आज किसान सम्मान निधि योजना में क्या हिंदू किसान को अलग और मुसलमान किसान को अलग, क्या उनको 6,000 की जगह 3,000 मिलते हैं, क्या उनको नहीं मिलते? किसी कोई सरकारी योजना बताइए, भारत सरकार की हो या भाजपा शासित किसी राज्य सरकार की हो, किसी योजना में किसी भी प्रकार से मुसलमानों के प्रति कोई भेदभाव अगर हो रहा हो तो आदिल हसन इस मंच पर उसको रखिए, आपका हम स्वागत करेंगे। हम उस योजना में परिवर्तन करेंगे, हम अपनी कमी को स्वीकार करेंगे और क्षमा याचना करेंगे कि हाँ भाई, मुसलमानों के साथ किसी तरह का कोई गलत भेदभाव हुआ है। लेकिन सच ये है आदिल हसन, पोल खुल जाएगी आपकी, आप एक तथ्य नहीं रख पाएंगे। इस देश के मुसलमानों को डराना बंद करो। इस देश में मुसलमान किसी तरह से असुरक्षित नहीं है। असुरक्षित तब था जब हासिमपुरा हो रहा था, असुरक्षित तब था जब मलियाना हो रहा था, असुरक्षित तब था जब मुजफ्फरनगर का दंगा हो रहा था, जब सपा की सरकारें, जब कांग्रेस की सरकारें होती थी ना, तब मुसलमान असुरक्षित था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुसलमान को हर प्रकार की बुनियादी सुविधा मिल रही है, हर प्रकार की सुविधा मिल रही है कि राष्ट्र के लिए सशक्त योगदान अपना। आदिल हसन क्या इसी बात से तकलीफ में, आप नहीं जानते, आदिल हसन क्या इसी बात से तकलीफ में है आप कि आज दंगे नहीं हो रहे, आज दंगे नहीं हो रहे, दंगे नहीं हो रहे, इसलिए आपका नैरेटिव सेट नहीं हो पा रहा। ये जो मुसलमान खतरे में है, मुसलमान खतरे में है और दोयम दर्जे का नागरिक है, ये एजेंडा सेट नहीं हो पा रहा क्योंकि आज दंगे नहीं हो रहे। मैं तो आपके सामने रंजीत भाई, मैं तो बात रख दिया, जामिया का अलीगढ़ का बजट कम हो गया, एएमयू किशनगंज को 1 रुपया नहीं मिला, हज कमेटी में भ्रष्टाचार है उसकी जांच नहीं हुई, प्री मैट्रिक का बजट कम हो गया, क्लास 1 से शुरू होना था वो नहीं हुआ, मुसलमानों के घर बुलडोजर से जलाए जा रहे हैं, लेकिन पिंकी चौधरी को सुरक्षित, यूपी सरकार उसको सुरक्षा कुछ नहीं कर रही है उस पर। हर दिन नरसिम्हा जैसा लोग भारत से हज जाने वालों की संख्या बढ़ गई, इसका मतलब मुसलमान की आज आर्थिक मुसलमानों पर ज्यादती और मॉबलिंग इसीलिए आज जिस गुजरात का उदाहरण देते हैं ना, उसी गुजरात से सर्वाधिक आवेदन आते हैं हज जाने के लिए। हज जाने का खर्च सर्वाधिक आज गुजरात के मुसलमान देने का काम कर रहे हैं, और आज देश भर से हज जाने वालों की संख्या बढ़ गई नहीं है। एक भी मिनिस्टर हज को तारिक मंसूर को एमएलसी बनाते हैं, आरिफ मोहम्मद खान को हम राज्यपाल बनाते हैं, लेकिन आप तो आरिफ मोहम्मद खान जैसा ऐसा कोई पढ़ा लिखा मुसलमान जो जाहिलियत से नहीं भरा हुआ है उसको आप स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आपको तो मुसलमान के नाम पर भी जाहिल नेता चाहिए। एक भी मिनिस्टर आदिल हसन एक और ऑब्जर्वेशन, ठीक है आदिल हसन, एक और बात है कि भाई ये जो मुंबई में बैठक चल रही थी, इसमें मुंबई में जो बैठक चल रही थी, इसमें मौलाना से लेकर तौकीर रजा से लेकर और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, एनसीपी, तमाम दलों के नेता थे, सारे मुसलमान नेता ही थे।
लेकिन इसमें AIMIM को नहीं बुलाया गया, तो ये मुसलमानों की जो नुमाइंदगी है उसमें नए अछूत हैं क्या आप लोग? भाई कोई हमको बुलाए कोई हमको नहीं बुलाए, हम उसकी परवाह नहीं करते। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हिंदुस्तान के मजलूमों की आवाज है और वो आवाज रहेंगे। दारुस्सलाम मेरा हेडक्वार्टर है, वहां पर माथे पर टीका हो, ऐसा क्यों नहीं लगता कि गले में क्रॉस हो, असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों की नुमाइंदगी में एक बड़ी आवाज हो सकते हैं? आपकी पार्टी को भी बुलाना चाहिए था। हमारी पहचान है। क्यों हम भाई उनकी मर्जी है, मेजबान की मर्जी है, हम कोई जबरदस्ती जाना नहीं चाहते, उनकी मर्जी है। अवधेश जी, उनकी मर्जी है, जो जिसको बुलाए। अवधेश जी, तौकीर के साथ तो तौकीर की नुमाइंदगी और तौकीर की अगुवाई तो सबको पसंद है। असदुद्दीन ओवैसी पिछड़ रहे हैं, इसीलिए ये दर्द भी होगा असदुद्दीन ओवैसी का कि वो कहते हैं कि भाई ये सरकार मुसलमानों की दुश्मन है, क्योंकि जो जितना ज्यादा जहर उगलेगा वो उतना ज्यादा मुसलमानों का बड़ा नेता माना जाएगा। अवधेश जी, नहीं, ये इस समय जो है भारत में लगभग मुस्लिम लीडर्स के बीच भी यही इसी में कंपटीशन है। वहां भय ये है कि असदुद्दीन ओवैसी आएंगे, अगर हमसे ज्यादा वो आक्रामक होकर बोल दिया, कहीं बोल दिया कि हमको देसी अलग दे दो, तो हम लोगों की तो नेतागिरी खत्म हो जाएगी, और कोई कारण नहीं है। ऐसा नहीं है, असदुद्दीन ओवैसी अनेक बैठकों के लिए संसाधन प्रोवाइड करते हैं, बुलाते हैं, लेकिन वहां भी एक दूसरी समस्या है। लेकिन देखिए बहुत सीरियस इशू है ये। सीरियस इशू इसलिए है कि मेरे जैसे लोगों की चिंता ये हो रही है कि अगर इस देश में मुसलमानों की आबादी 21 करोड़ के ऊपर है, जरा ध्यान से सुनिए, पूरी दुनिया में भारत के अलावा केवल 4 देश हैं जिनकी आबादी 21 करोड़ से ऊपर है, केवल 4 देश। मैं बता रहा हूं पूरी दुनिया में, और ये देश प्रताड़ित है। अब बगल में बांग्लादेश में 30% से हिंदू वहां 8% हो गया, पाकिस्तान में 15% से 1.5% हो गया, अफगानिस्तान का तो नाम ही लीजिए। उस पूरी समिट में जहां के हिंदुओं पर इतना अटैक हो रहा है, एक शब्द किसी मुस्लिम लीडर के मुंह से नहीं निकला। और इस देश का नवाब मलिक से लेके बाबा सिद्दीकी, सारे सेकुलर चेहरे जो हैं, जिनको हम इस्लामिक सेंटर से लेके देखते रहे हैं और जिनसे बातचीत, सारे सेकुलर चेहरे वहां थे। तो कांग्रेस को भी, सभी पार्टियों को यह सचेत होने का समय है कि इस प्रकार के मुस्लिम लीडर, क्योंकि देखिए 1906 में, मैं बता रहा हूं, इतिहास से मुझे डर लग रहा है, 1906 में ढाका में ऐसे ही मीटिंग हुई थी मुस्लिम नेताओं की, और पहले से ये पता भी नहीं था और मुस्लिम लीग बन गई। जैसे इन लोगों ने एक कमेटी बनाई है ना, कुछ प्रस्ताव पारित किया है, लगभग हुआ और वहां मुस्लिम लीग बन गई 1906 में। किसी को नहीं पता था कि वहां से मुस्लिम लीग बनना है। और 1909 से इस देश में ऐसे ही मांग हुई कि मुसलमानों के लिए सेपरेट स्टेट दी जाए, सेपरेट इलेक्टोरेट दीजिए, और इलेक्टोरेट अंग्रेजों ने दिया। और फिर बता रहा हूं, नहीं ध्यान से सुनिए, उस समय के आंकड़े बताते हैं कि जहां भी मुसलमानों का बहुमत था, बहुसंख्य आबादी ने मुस्लिम लीग के पक्ष में मतदान किया। बिल्कुल, तो ये एक खतरनाक सिचुएशन, ऐतिहासिक तथ्य है जो आप रख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐतिहासिक तथ्य है। मुंबई में इस समय बैठक की जरूरत क्यों पड़ी सारे नेताओं को, और सारे नेताओं के एक ही सुर क्यों है हर पार्टी के नेता के? वो तो केवल